हेलो दोस्तों, हिस्ट्री के चैप्टर 1 के सेक्शन 1 में हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे की। डिटेल में जानने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको पूरी सीरीज देखनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को दबाकर देख लीजिए। In this video, I'll be discussing section 2 of chapter 1, the making of nationalism in Europe. चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सेंचुरी के मिड तक यूरोप में नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पूरा यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में और ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज में बटा हुआ था। अब इस चीज को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द हब्सबर्ग एम्पायर, इस एम्पायर का राज था ऑस्ट्रिया हंगरी पर ये कोई एक जैसा देश नहीं था, ये एक पैचवर्क था, यानी अलग अलग रीजन्स और अलग अलग तरह के लोगों को जोड़कर बनाई गई एक चादर। इसमें एलमाइन रीजन्स के लोग जर्मन बोलते थे, हंगरी के आधे लोग मग्यार बोलते थे और बाकी आधे लोग डायलेट्स। इस फीलिंग को समझने के लिए हमें उस जमाने के समाज का स्ट्रक्चर देखना होगा। समाज दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ था। नंबर 1, एरिस्टोक्रेसी। ये लोग सोशली और पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा डोमिनेंट और पावरफुल थे। पॉपुलेशन में ये लोग बहुत कम थे, पर पूरे देश की बड़ी बड़ी ज़मीनें और महल इन्हीं के पास थे। ये लोग क्लास और स्टेटस दिखाने के लिए और डिप्लोमेसी के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और ये सारी अमीर फैमिलीज आपस में मैरिजेस के ज़रिए एक दूसरे से क्लोजली जुड़ी हुई थी। एक तरह से पूरे यूरोप के वीवीआईपीज का एक पर्सनल क्लब था। नंबर 2, द पेजेंट्री, किसान और मजदूर। दूसरी तरफ थे किसान जो पॉपुलेशन का वास्ट मेजॉरिटी थे। वेस्ट यूरोप में ज़्यादातर जमीन पर टीएंस जो थे वो किसान खेती करते थे, जबकि ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में बड़े बड़े प्लॉट्स थे जहाँ सर्फ्स से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और एंट्री होती है एक थर्ड हीरो की, द न्यू मिडिल क्लास। लेट 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस और जर्मनी तक आते आते ये 19वीं सेंचुरी हो गया। जब नए नए बिजनेसेस और फैक्ट्रीज खुले तो उनके साथ एक नई सोशल क्लास पैदा हुई। इसमें कौन लोग थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स और प्रोफेशनल्स। इन्हें ही हम कहते हैं द न्यू मिडिल क्लास। ये लोग एजुकेटेड थे और इनके पास पैसा तो था, पर इनके पास राइट्स नहीं थे क्योंकि सारी पावर तो एरिस्टोक्रेसी के पास थी। इसीलिए इस न्यू मिडिल क्लास ने दो सबसे बड़ी डिमांड्स रखी। नंबर 1, एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। उन्होंने कहा कि राजा और एरिस्टोक्रेट्स को जन्म से जो स्पेशल राइट्स मिले हैं उन्हें तुरंत खत्म किए जाए। एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल यूनिटी। उन्होंने ही सबसे पहले आवाज उठाई कि जब तक हम सब एक होकर एक नेशन स्टेट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा ग्रोथ नहीं होगा। यानी दोस्तों, इसी एजुकेटेड मिडिल क्लास के दिमाग से यूरोप में नेशनलिज्म की पहली असली चिंगारी निकली थी। इसी मिडिल क्लास की सोच को एक वर्ड में डिफाइन किया जाता है और वो वर्ड है लिबरलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल स्फेयर की। पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था 3 बड़ी चीजें। नंबर 1, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी ऐसी सरकार जो जनता की मर्जी से चलती हो। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, विच मीन्स राजाओं का राज जो उनको जन्म से स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं वो खत्म किए जाए। एंड नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, देश के कानून से चले और पार्लियामेंट के जरिए जनता के चुने हुए लोग देश को चलाएं। लिबरलिज्म का मतलब यूनिवर्सल सफरेज यानी सबको वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। 19वीं सेंचुरी के यूरोप में वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मैन को मिलती थी। बिना प्रॉपर्टी वाले मर्द और सारी की सारी औरतों को वोटिंग राइट से बिल्कुल अलग रखा गया था। उन्हें इस आज़ादी में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब आते हैं इकोनॉमिक स्फेयर पर, जहां मिडिल क्लास का असली बिजनेस दिमाग चलता था। इनके लिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी मार्केट में बिजनेस करने की पूरी आज़ादी हो। अबॉलिशन ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शंस, राजा ने गुड्स और कैपिटल के आने जाने पर जो फालतू की रिस्ट्रिक्शंस और टैक्सेस लगाए थे ना, उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। इसको एक छोटी सी प्रॉब्लम से समझो। 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में अगर एक बिजनेसमैन को हम्बर्ग से नुरम्बर्ग जाकर अपना माल बेचना होता था तो रास्ते में उसे 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता है और हर बैरियर पर 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी।
ऊपर से हर स्टेट का अलग अलग वेट और मेजर्स का सिस्टम था, जिसे कैलकुलेशन करने में ही दिमाग। इस हेडेक को खत्म करने के लिए 1834 में एक हिस्टोरिकल कदम उठाया गया। प्रूशिया की इनिशिएटिव पर एक कस्टम्स यूनियन बनाया गया जिसका नाम था ज़ुल्वराइन। ध्यान से सुनो ये नाम, ज़ुल्वराइन। बाद में इसमें ज़्यादातर जर्मन स्टेट्स भी शामिल हो गए। इस यूनियन ने 2 बड़े काम किए जिससे पूरी इकोनॉमी बदल गई: एबॉलिशन ऑफ टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड करेंसी। इस बदलाव ने पूरे रीजन को एक इकोनॉमिकली यूनिफाइड टेरिटरी बना दिया। रेलवेज के आने से लोगों को आना जाना और तेज हुआ, और इस इकोनॉमिक दोस्ती ने लोगों के अंदर देश प्रेम की फीलिंग को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब सवाल ये था कि नेपोलियन के जाने के बाद यूरोप का क्या होगा। जो बड़े बड़े राजा महाराजा छिप कर बैठे थे वो सबके सामने वापस आए और उन्होंने कहा अब हम बदला लेंगे और पुराना ज़माना वापस लाएंगे। और इसी के लिए उन्होंने एक न्यू हिस्टोरिकल मीटिंग करी जिससे हम कहते हैं द ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में हुई थी। चलो देखते हैं इस मीटिंग में क्या क्या खिचड़ी पकी और कैसे इसने यूरोप के सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी जुसेपी मजीनी का जन्म दिया। नंबर 1, रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी। जिस बॉर्बन डायनेस्टी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर लोगों ने गद्दी से हटा दिया था, उसे फ्रांस में फिर से राजा बना दिया गया। नंबर 2, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज। नेपोलियन ने जितने भी इलाकों पर कब्जा करके फ्रांस में मिलाया था वो सारे टेरिटरीज फ्रांस से छीन लिए गए। नंबर 3, द सेफ्टी रिंग। अब फ्रांस भविष्य में कभी दोबारा आपस में देशों पर कब्जा ना कर ले, इसीलिए उसके बॉर्डर्स पर नए स्टेट्स सेटअप कर दिए गए, जैसे कि नॉर्थ में किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स बना दिया गया। एक तरीके से फ्रांस को चारों तरफ से लॉक कर दिया गया। नंबर 4, टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था उन्होंने आपस में जमीनें बांट ली। लास्ट, नंबर 5, द अनटच्ड 39 स्टेट्स। लेकिन एक चीज को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। नेपोलियन ने जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया था उसे वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया। अब सोचो दोस्तों, जब हर जगह वापस से वही पुरानी जुल्मी राजाओं का राज आ गया तो जो लोग आज़ादी चाहते थे यानी हमारे लिबरल नेशनलिस्ट वो क्या करते? राजाओं की रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स ने उन्हें दबाना शुरू किया तो वो सब अंडरग्राउंड चले गए। पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज़ बन गई जहां रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाता था और आज़ादी के आइडियाज़ को चुपके से पढ़ाया जाता था। और इसी दौर में एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, गुज़ीपी मजीनी। मजीनी का जन्म 1807 में हुआ था। वो बहुत ही छोटी उम्र में कार्बोनरी नाम के एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गया था। उन्होंने खुद 2 बहुत फेमस अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। पहली थी यंग इटली और दूसरी थी यंग यूरोप। देश के हज़ारों यंग लोग उनके साथ जुड़ गए। मजीनी का दिमाग एकदम क्लियर था। उनका मानना था कि गॉड ने नेशन को इंसानियत की नेचुरल यूनिट बनाया है, इसीलिए इटली ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं रह सकता। उसे एक होकर एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना ही पड़ेगा। उनको ये जोश और उनका आइडियाज़ देखकर पुराने राजा कांपने लगे थे। यहाँ तक कि ड्यूक मीटरनिक, जिसने ट्रीटी ऑफ वीना होस्ट की थी, उन्होंने मजीनी के बारे में एक हिस्टोरिकल लाइन बोली थी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट MCQ बनकर आती है। उन्होंने कहा था, मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। यानी मजीनी हमारे पुराने राजाओं के सिस्टम का सबसे खतरनाक दुश्मन था। तो दोस्तों, इसी के साथ सेक्शन 2 खत्म होता है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो और ये वीडियोस आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे तो प्लीज वो लाइक का बटन दबाओ, अपने पूरे क्लास के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय।